नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कौन सी इस वक्त खबरें हैं दुनिया भर में जिस पर सभी की है नजर, जो छाई हुई है इस वक्त सुर्खियों में। क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही राजनीतिक हलकों में इस वक्त क्या कुछ है खबर जो इस वक्त सुर्खी बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ, यानी कि बिग न्यूज हेडलाइंस के साथ। विदेश धरती पर नेता प्रतिपक्ष के बिगड़े बोल पर भाजपा आक्रामक। देश विरोधी सुर को बताया कांग्रेस नेता की पुरानी आदत। संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर बेतुके बयान पर घिरे राहुल गांधी। बांग्लादेश से भारत तक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर भारी विरोध। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से की मुलाकात। पड़ोसी प्रथम की नीति की प्रतिबद्धता। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत श्रीलंका को देगा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज। चीनी वीजा स्कैम मामले में कार्ति चिदंबरम की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत किए आरोप तय। अगली सुनवाई 16 जनवरी को। आज किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वीडियो शेयर करते हुए कहा, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा देश। सबसे पहले बात यहां पर राहुल गांधी के बिगड़े बोलों की। बीजेपी ने इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जर्मनी में राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान दिए हैं और भारत की मजबूत लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर उन्होंने इसे कमजोर करने का प्रयास किया है। कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई के मुताबिक भारत की संस्थाओं, भारत की लोकतंत्र की आलोचना करना और उन्हें बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। It has become a habit for Rahul Gandhi to criticize and degrade the institutions in India and democracy in India. Indian democracy is the largest democracy and it has been very successful, and he is going preaching where there is no democracy. He is talking about democracy and institutions of democracy. He wants to take shelter of the foreign agencies like Soros and other people for all the corruptions what they have done. So to take shelter, these people are campaigning. Their words doesn't carry any weight in the nation. बीजेपी की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो अपने विदेशी दौरों के दौरान हमेशा भारत का अपमान करते हैं। तो एक बार फिर बिगड़े बोल यहां पर राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की। तो यहां पर बीजेपी की प्रेस वार्ता हो रही है। शहजाद पूनावाला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। और जनपद का भी साथ छूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी सोरोसबद्ध होकर भारत विरोधी बर्लिन यात्रा पर गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से एक के बाद एक केवल जनमत नहीं बल्कि संगत और जनपद के भी कुछ लोग उनसे किनारा करने की फिराक में हैं, वो साफ नजर आ रहा है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो भारत बदनामी बर्लिन में की है उसके विषय पर तो
बात करेंगे ही, परंतु उससे पहले मैं उनका फैक्ट चेक करूं या भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों का खंडन करे, उससे पहले मैंने देखा कि यहां तो संगत ही राहुल गांधी की बातों को खारिज करने में लगी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी जो बिहार में वोट चोरी कहते हैं, शशि थरूर जी तो कहकर आ गए कि भाई बिहार में पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के इस नैरेटिव को, इस एच बॉम्ब को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया। फिर राहुल गांधी के एक और साथी है, लेफ्ट के सांसद जॉन ब्रिटास। और जॉन ब्रिटास साहब जो काफी चर्चित भी रहते हैं, काफी मुखर भी रहते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने तो और भी बड़ी बात का डिस्क्लोजर कर दिया कि केवल लेफ्ट पार्टी ही नहीं बल्कि डीएमके भी राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए, और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और एलओपी मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी, भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पी फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ, पी फॉर पर्यटन पर चले जाना, पार्लियामेंट छोड़कर
बंक करके विदेश चले जाना सोरोस के एजेंट से मिलने के लिए, और पी फॉर पलायन कर देना। जब कोई प्रमाण नहीं हो बातों का तो हिट एंड रन करके एक एलिगेशन लगाकर, दूसरा एलिगेशन लगाकर, तीसरा एलिगेशन लगाकर पलायन कर देना, पर जब पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर जवाब दिया जाता है तो भाग जाना। आज राहुल गांधी ने जो भी बातें कही है बर्लिन में, उसका एक के बाद एक फैक्ट चेक तो मैं करूंगा ही, पर एक बार आपको राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं। यह राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं, सोरोस की ये सुपारी लेकर सोरोस की जो भी स्क्रिप्ट होती है भारत के खिलाफ, उसको उगलने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये सोरोस के इशारे पर करते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी विदेश गए और कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, और इसीलिए भारत में यूएस और यूके का इंटरवेंशन होना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि भारत की सॉवरेनिटी, सार्वभौमता के खिलाफ ये विदेशी ताकतें इंटरवीन करें। राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने कार्यालय में दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। फिर आपको याद होगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही थी, तो राहुल गांधी ने बोला भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज डेड। और ये वही राहुल गांधी है जो कभी सोरोस के एक चेले सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, या कभी सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कॉर्नेलिया वुल के साथ दिखाई देते हैं, या कभी सोरोस की फंडेड ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर भारत की संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके पार्लियामेंट को बंधक बनाते हैं, या कभी तो वो भारत के खिलाफ बोलने वाली इल्हान ओमर और कुछ बांग्लादेशी पत्रकार जो केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है भारत बैशिंग का बर्लिन से, उसके विषय में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और एक के बाद एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बोला सबसे पहले इस पूरे 1 घंटे 8 मिनट के उनके जो स्पीच में, जो पार्लियामेंट बंक करके वो विदेश गए थे देने के लिए, कि ईवीएम्स जो है वो फॉल्टी होती है, ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से तो ये लोग वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो कई बार पूछा भी गया कि भाई ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, आप ईवीएम से संतुष्ट हो? और कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी या ईवीएम ही मैनिपुलेट किया जा रहा था तो भाई वोटर लिस्ट को कौन मैनिपुलेट करेगा? आपका तो यह कहना था हर बटन दबाओ तो मोदी को वोट जाता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो अब वो फिर से ईवीएम के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी ये केरल में जो लोकल पोल्स हुए, जिसपे आपने ट्वीट भी किया है और आपने तो खुशी जताई कि कैसे कांग्रेस पार्टी और आपकी अलायंस जीती है वहां पर, वो तो ईवीएम से हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है ईवीएम विदाउट वीवीपैट ये हुए, तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। झारखंड में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, यहां सभी जगहों पर तो ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम ठीक काम कर रहा था। हां, पर जब आप चुनाव हार जाते हैं और जब बिहार में आपके पास कोई जवाब नहीं बचता देने के लिए, तो वहां पर ईवीएम का बहाना फिर से शुरू कर दिया आपने। 41 वर्डिक्ट्स आए हैं ईवीएम को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट है कि केवल जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल गलत है। और चलिए अदालत पर भरोसा ना हो तो आपके साथी संगत वाले उमर अब्दुल्ला जी पर तो भरोसा होगा। उमर अब्दुल्ला जी भी कहते हैं कि मैं ईवीएम को दोष नहीं दे सकता। सुप्रिया सुळे का भी पार्लियामेंट में बयान है कि इसी ईवीएम से तो मैं चुनाव जीती हूं कई बार, तो मैं कैसे ईवीएम को ब्लेम कर दूं? तो राहुल जी, पहला सवाल, आपने विदेश में जाकर ईवीएम्स को फॉल्टी बोल दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला जी
और आपके साथी एनसीपी शरद पवार ये सब झूठे हैं क्या? दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था। ये इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था कि बात कौन कर रहा है? ये वही राहुल गांधी है ना जिनके परिवार में खानदानी वोट चोरी का इतिहास लिखा हुआ है। 75 में 1975 में इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 के जम्मू कश्मीर के चुनाव रिग किए गए, यह शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1990s में ईवीएम के आने से पहले बूथ चोरी की जाती थी। जी परमेश्वर से लेकर संदीप दीक्षित का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह ऑफिशियल बयान है। और कांग्रेस बात कर रही है वोट चोरी की। अभी कांग्रेस पार्टी का एक नेता नंजेगौड़ा कर्नाटका में कन्विक्ट हुआ है वोट चोरी के लिए। कन्विक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन रद्द हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और फिर से मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, पर आप क्यों अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? तारिक अनवर बोलते हैं ये वोट चोरी नहीं, ये सीट चोरी है। कुमारी शैलजा बोलती है कि वोट चोरी की वजह से नहीं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से आ रहे। और स्वयं एनसी, इनके साथी, उनके सांसद मोहम्मद रमजान, अभी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था जब ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, जिसकी बदौलत हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी। तो अब बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो यह वोट चोरी नहीं, यह ट्रूथ चोरी का मामला है, और यह हिपोक्रेसी करके चोरी पे सीनाजोरी का मामला है। एक और ट्रबलसम स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी इन कोट्स को उठाकर राहुल गांधी जी से एक बार कम से कम काउंटर सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने अभी इस बयान में, इस 1 hour 8 minute के संबोधन में बोला, और आप चेक कर सकते हैं काउंटर्स में, 1 woman has voted 200 times in the हरियाणा इलेक्शन। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर बोला है कि एक महिला ने 200 बार अपना वोट कास्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि नाम 200 बार था, उन्होंने कहा कि शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। अब मैं इस मंच से राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 बार वोट किया था। आप ही के मीडिया के साथियों ने जाकर शकुन रानी जी का बयान लिया था और बताया था कि शकुन रानी जी ने 1 बार ही वोट किया था, 2 बार नहीं किया था। यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक महिला है, कोई एक महिला है जिसने 200 बार वोट किया है। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को कि 200 बार कहां, किस बूथ पर उन्होंने वोट किया और वो कौन महिला थी, उसके डिटेल्स सामने दिए जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। उनका नाम कई बार आया ये नहीं बोल रहे, वोट कर दिया है। और मैं तो लॉजिकली एक सवाल पूछना चाहता हूं, वोटिंग कितने बजे से कितने बजे तक की होती है? सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक की, मतलब 11 घंटे। तो 11 घंटे में अगर 200 वोट डालने हैं तो 18 वोट हर घंटे, मतलब हर 3 मिनट में 1 वोट। क्या यह मुमकिन है क्या कि हर 3 मिनट में कोई 1 वोट डाल दे? हमारी जैसी व्यवस्थाएं हैं कि आप जाते हो, एंटर करते हो, अपना वोट चेक करते हो, दिखाते हो अधिकारी को, फिर ईवीएम के पास जाते हो, वोट करते हो और बाहर निकलते हो। उतने में काफी समय है क्या 3 मिनट में 1 वोट कास्ट करने का? लीव अलोन की आपकी उंगली पर एक इंडेलिबल इंक का निशान भी आता है। और लीव अलोन अगर ये कह रहे कि अलग अलग बूथ पे हुआ है तो कैसे हो सकता है? एक बूथ से दूसरे बूथ जाने में भी तो समय लगेगा। मतलब ना लॉजिक है ना फैक्ट्स है, केवल आकर भारत की बदनामी करनी है। तो इस प्रकार के आउटलैंडिश और मैं कहूंगा कि बिल्कुल तर्कहीन बातें करना, यह राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, फितरत बन चुकी है और शरारत बन चुकी है। राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के पोल बड़े अनफेयर थे। राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र के चुनावों पर जो आपके आरोप थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या निकला उसमें से?
या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो कह सकते हैं आप। राहुल गांधी जी ने हरियाणा के चुनाव की बात की। राहुल गांधी जी कुमारी शैलजा से पूछ लीजिए, आपकी बड़ी वरिष्ठ नेता है, दलित नेता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों दोष देते हो, हम तो हुड्डा जी की वजह से हारे। और राहुल गांधी जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए ना, आज हम लोग 23 दिसंबर पर है। आपका आरोप है कि बिहार में भी बड़े स्केल पर धांधली हो गई। चलिए, एसआईआर में तो आप एक कंप्लेंट, एक शिकायत वोट डिलीशन को लेकर नहीं दे पाए, पर वोट की धांधली हुई, चुनाव गलत तरीके से हरवाया गया, इसको लेकर कितनी पेटिशंस कांग्रेस के नेताओं ने डाली है, या आरजेडी के नेताओं ने डाली है, या समूचे विपक्ष ने डाली है? एक पेटिशन अगर किसी हाईकोर्ट में हो तो बता दीजिए, इलेक्शन पेटिशन। पेटिशन डालेंगे नहीं, सीसीटीवी मांगेंगे नहीं, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यह है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी ने केवल भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत के इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर, या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, इतना नहीं बोला है। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि भारत में प्रोडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और चाइना जो है वो बड़े अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है, और भारत ने अपना पूरा प्रोडक्शन चाइना को दे दिया। यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो आइए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को चाइना से इतना प्रेम क्यों है। ये चाइना का लेकर चंदा आरजीएफ में, चाइना का बढ़ाना है धंधा और प्रोपेगेंडा, ये कुछ ऐसा मामला है क्या? या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है उसकी वजह से इनको केवल और केवल चाइना में अच्छाई नजर आती है और भारत की बदनामी करनी है? मतलब भारत का करो अपमान, चाइना के गांव गुणगान। अभी कुछ महीने पहले वो गए थे कोलंबिया, 1 महीने 2 महीने पहले, तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत तो लीड नहीं कर सकता दुनिया को, चाइना लीड कर सकता है। डोकलाम के समय पर हम देखते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते हैं, जब भारत की सेना आंख से आंख मिलाकर चीनी सेना को जवाब दे रही होती है। चाइना से चंदा लेते हैं और भारत के खिलाफ जो भी नीतियां हैं उसको अपनाने का काम करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो, या अक्साई चीन हो, या भारत के आर्थिक हित हो, सबका सौदा अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी के परिवार ने किया है, चीन से चंदा लेकर। पर राहुल गांधी जी, आपके लिए कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूं, क्योंकि आपने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग डेड है। क्यों आपने कहा कि भारत की प्रोडक्शन डेड है? तो राहुल गांधी जी, पिछले 10-11 वर्षों में आपको मैं बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने 6 गुना की ग्रोथ की है, 6 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स में भारत की 8 गुना की बढ़त हुई है, 8 टाइम्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 2 यूनिट हुआ करते थे देश में, केवल 2, यूपीए के जमाने में। आज उसमें 150x मतलब 150 टाइम्स ग्रोथ हुई है। भारत का कुल मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स यूपीए के जमाने में 1500 करोड़ का था। आज भारत में जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, 95 to 98% भारत का जो मोबाइल फोन कंजम्पशन है वो भारत ही पूरा करता है, और उसके अलावा हम 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे इंग्लिश के। अप्रैल 2025 का रिपोर्टेड मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, एप्पल कंपनी टू मूव यूएस बाउंड आईफोन्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया कंप्लीटली बाय 2026। ये अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। 17 दिसंबर 2025, एप्पल आईज इंडियन चिप मेकर्स फॉर इट्स आईफोन मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। 22 दिसंबर 2025, फॉक्सकॉन, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट है भारत में, Foxconn hires 30,000 people in the last 6 to 8 months for production of iPhone in India. ये प्रोडक्शन कम हो रहा है या ये चाइना से भारत में शिफ्ट हो रहा है? 29 जुलाई 2025, ये कई अखबारों में ये लेख छपे थे, हाउ इंडिया हैज बीटन चाइना टू बिकम द बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
2018 सैमसंग का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोबाइल फोन्स का, आज वो भारत में स्थापित है। पूरी दुनिया में सैमसंग का लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में। और केवल मोबाइल फोन से नहीं तो टॉयज का देख लीजिए। जिस टॉयज के ऊपर हम लोग, चाइना के टॉयज पर हम लोग निर्भर रहते थे और 80% हमारे टॉयज इंपोर्ट होते थे सिर्फ चाइना से, आज उसमें 50% की गिरावट हुई है और भारत के टॉयज 239% से बढ़े हैं एक्सपोर्ट्स में। आज पहली बार भारत में हम डिफेंस गुड्स केवल इंपोर्ट नहीं बल्कि 23,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस और बाकी जो मिसाइल्स और गन्स है। और आप कहते हैं कि भारत की प्रोडक्शन डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जी, आपका पॉलिटिकल करियर डेड है। और क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर डेड है, आपको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की प्रोडक्शन, भारत की डेमोक्रेसी सब कुछ डेड नजर आता है। और आखिरी में राहुल गांधी ने जो सबसे डेंजरस बात बोली, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि पीपल इन इंडिया विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड इंडिया इज गोइंग टू फेल। राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि किसका विजन है जिसकी वजह से भारतीय को भारतीय के खिलाफ किया जा रहा है? कभी प्रांत के नाम पर, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर। यह किसकी विचारधारा है? बता देता हूं मैं आपको। यह कौन कहता है कि जो नॉर्थ है उसको ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं और साउथ को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए नॉर्थ से? यह बयान है डीके शिव कुमार के भाई सांसद का, डीके सुरेश का। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की इस स्टेटमेंट पे? यह बयान बंटवाने वाला है या यह बयान जोड़ने वाला बयान है? यह कौन कहता है बिहार के विषय में कि बिहार के लोगों का डीएनए कम है और तेलंगाना के लोगों का डीएनए बेहतर है? यह तो रेवंत रेड्डी जी का बयान है, वो तो आपके मुख्यमंत्री है। कौन लड़ा रहा है बिहार को तेलंगाना से? कौन लड़ा रहा है उत्तर और दक्षिण को? कौन लड़ा रहा है, कह रहा है कि हमारा डीएनए जो है वो कुर्मी डीएनए से बेटर है? ये रेवंत रेड्डी का बयान है। और केवल ये नहीं, ये सनातन को समाप्त कर दीजिए, सनातन बीमारी है, सनातन डिजीज है, डेंगू है, मलेरिया है। यह बयान किसका है? डीएमके और कांग्रेस के नेताओं का। तो कौन धर्म को, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा रहा है? अभी आपकी सरकार तमिलनाडु में है, वहां पर हिंदुओं को एक संवैधानिक अधिकार वहां की कोर्ट ने दिया कि आप जाकर दिया, दीपक, जहां पे आपको दीपथून पे एक पहाड़ पे लगाना है, आप लगा सकते हैं। वर्षानुवर्ष से वो प्रथा चली आ रही है। उस जज के खिलाफ तो आप लोगों ने इंपीचमेंट मोशन लाया जिसने हिंदुओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया, हिंदुओं को दीपक जलाने का अधिकार नहीं दिया, पर उसी के बगल में एक वहां पर जो दरगाह है उसको वहां पर फेस्टिविटीज मनाने का और अपना फ्लैग होइस्ट करने का पूरा अधिकार दे दिया। यह कौन लड़ा रहा है हिंदू और मुसलमान को? यह कौन भारतीय को भारतीय से लड़ा रहा है जाति के नाम पर? आपका तो पूरा मॉडल ही डिवाइड एंड रूल कर रहा है। और इसीलिए हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली में 1984 के जो नरसंहार हुए, यह सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही भारतीय को भारतीय से लड़ाया है और भारतीय को भारतीय से लड़ाने के बाद कांग्रेस ने उसको जायज भी ठहराया है। इसीलिए अभी जो 1 महीने पहले कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक और भारत विरोधी शख्स बैचलेट जी को बुलाया गया था इंदिरा गांधी प्राइज देने के लिए। और उस प्राइज देते वक्त प्रथम पंक्ति में कौन बैठे थे? तो बैठे थे जगदीश टाइटलर, जिनके ऊपर सिखों का नरसंहार करने का आरोप है। तो राहुल गांधी जी, सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि कभी आप सेना का अपमान करते हैं, कहते हैं कि सेना की पिटाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाती है। आपके नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि सेना की आवश्यकता नहीं, सिंदूर में हम फेल हो गए। कभी भारत के संस्थाओं का आप अपमान करते हैं विदेशी धरती पर जाकर, कभी भारत की संप्रभुता के खिलाफ आप जाकर बोलते हैं, कभी भारत की आर्थिक शक्ति के खिलाफ आप झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं,
कभी भारत के सनातन संस्कृति के खिलाफ आपके नेता बोलते हैं। तो क्या भारत का करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की एकलौती पहचान? और इसीलिए आज राहुल गांधी के साथ केवल जनमत ही नहीं, ना उनके संगत वाले लेफ्ट के नेता खड़े हैं, ना टीएमसी के नेता, ना शशि थरूर, ना इमरान मसूद, ना प्रियंका वाड्रा जी के कैंप से जुड़े हुए कुछ लोग और उनके परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग। यह है राहुल गांधी के खिलाफ देश का नो कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसके अलावा कोई विषय हो तो प्लीज बताइएगा। तो दिग्विजय सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि रही है कि उन्होंने 26/11 में पाकिस्तान और अजमल कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ये इस्लामिक जिहादियों ने, पाकिस्तानी जिहादियों ने नहीं किया है, ये आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है। उस दिग्विजय सिंह ने आज ये कहा है कि क्योंकि भारत में तथाकथित रूप से माइनॉरिटीज के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसका बदला, उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हम जो हिंदू विरोधी एक इस्लामिस्ट और बहुत ही खतरनाक फोर्सेस को देख रहे हैं, उसको भी जायज ठहराने का काम, उसको भी लेजिटिमाइज करने का काम, उसको भी नॉर्मलाइज करने का काम आज कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में कर रही है। हमें तो पता था कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत में आ जाए, भारत में बन जाए, पर अब वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करने वाले इस्लामिक जिहादियों के बचाव के काम पर। और दिग्विजय सिंह जी, आप बता दीजिए कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कब अत्याचार हुआ? यह हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली सब आपकी सरकारों की देन है। आज तो चाहे मोहित हो या मोहम्मद हो, चाहे सुल्ताना हो या शिल्पा हो, चाहे किसी भी धर्म या वर्ग से हो, उसे तो हर सुविधा, हर लाभ मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। पर यहां पर भेदभाव हो रहा है यह कहकर बांग्लादेश में जो एक वहां पर हिंदू व्यक्ति के साथ हुआ, उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई, उसको भी जस्टिफाई करने का और इस्लामिक जिहादी ताकतों को ग्लोबली सपोर्ट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने जाकिर नायक में एम्बेसडर ऑफ पीस और शांति नायक देखा था। ये वही व्यक्ति है जिनको लगता था जाकिर नायक इज एम्बेसडर ऑफ पीस। और मैं पूछना चाहता हूं, आजकल कांग्रेस पार्टी बड़ी बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि जब सीए कानून लाया गया तो इस प्रकार से प्रताड़ित होने वाले बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से भाई बहन है, उनके लिए ही तो लाया गया था। उसका विरोध किसने किया? और यह तब किया जब सीए की मांग या सीए की परिकल्पना स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। स्वयं मनमोहन सिंह ने कहा था कि सीए होना चाहिए। स्वयं प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट ने कहा था कि सीए जैसा कानून होना चाहिए जहां पर अल्पसंख्यक जो है बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए भारत में। और आज जब सीए लाया गया और वहां पर जो प्रताड़ित हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उन सभी लोगों को जब शरण देने का काम किया गया तो इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी जो पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा कर आती है उसने किया। तो यहां पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनते जा रहे हैं। यहां पर भारत को लेकर जिस तरह की बिगड़े बोल लगातार राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं, उसका एक पूरा टाइमलाइन लेकर यहां पर भाजपा उस पर हमलावर है। जिस तरह से अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान वो भारत की बदनामी करते हैं और वहां पर रहते हुए विदेशी जमीन पर भारत की लोकतंत्र का अपमान करते हैं, इसको लेकर इस वक्त कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, कड़ी आलोचना उनकी हो रही है। साथ ही साथ जिस तरह से बांग्लादेश में
भारत तक बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी यहां पर आवाज उठाते हुए नजर आए भाजपा, लेकिन इसको लेकर भी जो कांग्रेस है वो यहां पर उन्हें सपोर्ट करती आ रही है। तो एक बार फिर यहां पर राहुल गांधी के बोल बिगड़े हुए हैं और भारत को बदनाम करने की उन्होंने एक और जो उनकी कोशिश यहां पर रही उसको लेकर भाजपा इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organizations and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्वागत है। बांग्लादेश से लेकर भारत तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला भी जलाया। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए फिलहाल। बांग्लादेश हाई कमीशन से 1-1.5 किलोमीटर पहले की ये जगह है। साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है। हालांकि मेट्रो से निकलते ही तमाम जो प्रदर्शनकारी थे जिन्हें बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचना था उन्हें पुलिस ने यहीं पर ही रोक दिया है और यहां पर बैरिकेड करके ये कहा जा रहा है बार बार कि इससे आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो हाई कमीशन के बाहर ही जाना चाहते हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से किया जाना है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जुटे हैं उनका कहना है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन से ठीक बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तमाम संगठन के लोग जो अलग अलग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गुस्सा लोगों के मन में है कि जिस तरीके की घटनाएं वहां पर हो रही हैं और हाल ही में एक युवक की जिस तरीके से पीट कर हत्या कर दी जाती है उसको लेकर रोष है लोगों में और वही गुस्सा जो है वो अपना जाहिर करना चाहते थे। लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहते थे कि इस तरीके के अत्याचार अगर वहां पर हो रहे हैं तो वहां की सरकार को ये समझना होगा कि हिंदुओं के साथ इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि सरकार वहां की इस पर काम नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और भारत के जो लोग हैं इस बात से काफी चिंतित हैं। अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सबको यहां साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास ही रोक दिया है। तो लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। जाहिर है कि लोगों में गुस्सा है। इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपक, इस वक्त की अगर हम स्थिति जानना चाहें तो क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, 11 बजे के आसपास ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन की बात करें साउथ कैंपस के तो उसके पास लोग जमा हुए थे। अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीबन 2 घंटे तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि इन लोगों को यहाँ से पैदल चलकर जाना था
बांग्लादेश हाई कमीशन के ठीक बाहर, और वहां पर इसलिए जाना था ताकि बांग्लादेश सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो कमजोर नहीं है, उनके साथ पूरा भारत देश खड़ा है और तमाम जो संगठन हैं वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश थी। हालांकि ये जो आपको बैरिकेड नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, इसी बैरिकेड के आसपास सबको रोक दिया गया। एक लेयर की बैरिकेडिंग इससे आगे भी है, वहां से आगे किसी को नहीं जाने दिया गया। इस दौरान इन्होंने वहां की सरकार का पुतला भी जलाया और सीधे तौर पर ये कहा कि अगर वहां की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। हाल ही में जो हत्या हुई है वो जिस तरीके की उसके बाद सरकार का रवैया रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है इन तमाम संगठनों में। चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें, हिंदू सभा की बात करें, बजरंग दल की बात करें, ये तमाम संगठन आज जुटे थे। मैसेज देने की कोशिश थी बांग्लादेश की सरकार को कि अगर ये सब चीज़ें नहीं रुकी, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार को नहीं रोका गया, सरकार ने ठोस एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये संगठन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, बांग्लादेश हाई कमीशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के अलग अलग, भारत में भी देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज़ उठाई जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि दबाव बनाने की, चाहे वो दूसरे देशों में भी जो लोग रह रहे हैं, जो लोग चिंतित हैं बांग्लादेश के हालातों को लेकर, उनको भी जुड़ने के लिए कहा गया है। और तमाम मानवाधिकार से जुड़े संगठनों को भी ये कहा गया है कि वो इसमें बांग्लादेश के साथ बात करे, उस पर प्रेशर डाले और बताए कि जो हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बांग्लादेश की सरकार के लिए, बांग्लादेश के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बंगाल तक जिस तरह से विभिन्न शहरों में हम इस वक्त विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? वहां पर मौजूद जाहिर है बेहद गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से यूनिट सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल यहाँ पर नजर आ रही है, उसी की जो झलक है यहाँ पर साफ तौर पर इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है कि जो भारत में एक तरह का गुस्सा जो उबलकर सामने आया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त वहां पर मिल रही है लोगों से, जिस तरह से उनमें बीच जो गुस्सा उबलकर आया है? देखिए, बहुत गुस्सा है लोगों के भीतर है और ख़ास तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि जब हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी के स्तर पर हैं तो वहाँ पर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि जो हाल ही में हत्या हुई है, दीपू जिस शख्स का नाम बताया जा रहा है, उसकी हत्या के पीछे भी जो कारण बताए जाते हैं वो ये बताए जाते हैं कि वो अपना नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। एक गरीब परिवार था जो वहाँ पर अपनी आमदनी के लिए काम कर रहा था, उसकी हत्या सरेआम कर दी जाती है, भीड़ के बीच हत्या होती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सब चीजें जो हैं वो दिखाती हैं कि वहां की सरकार जानबूझकर एक्शन नहीं ले रही है और जानबूझकर इस तरीके की हत्याओं को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि तमाम लोग चिंतित हैं जो हिंदुस्तान में हैं और बाकी देशों में भी चिंताएं इसको लेकर हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा कि आज बीएसपी और बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसी तस्वीरें बाकी शहरों से भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जवाब मांग रहा है भारत की इस तरह का जो हिंसा है वो आखिर क्यों हो रही है। और इसके बीच आपको बता दें मिड डे प्राइम में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर सामने आ रही है। हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड में पूर्व टीएमसी नेता के बेटे समेत 9 दोषी यहां पर करार दिए गए हैं और पूर्व टीएमसी नेता के बेटे और 2 अन्य को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी थी जांच और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये फैसला आया है। गवाहों के बयानों के आधार पर हुआ फैसला। रानाघाट अदालत ने सुनाया है फैसला और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी थी। हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म मामला लगातार सुर्खियों में रहा, काफी इस पर रिपोर्टिंग भी हुई और यहां पर एक लंबी लड़ाई के बाद, न्यायिक लड़ाई के बाद यहां पर आखिर रानाघाट अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस दुष्कर्म मामले में जो आरोपी थे उनको यहां पर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हांसखाली दुष्कर्म मामला और पूर्व टीएमसी के नेता के बेटे समेत 9 दोषी करार यहां पर दिए गए हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले जानकारी, जो पूरा मामला था, एक लंबी लड़ाई यहां पर कानूनी लड़ाई लड़ी है, न्याय हुआ है साफ तौर पर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, अदालत ने क्या कुछ कहा? जया जी, देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी जो अहम चीज है, इस मामले में जब स्टेट पुलिस इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो परिवार को, मृतक के परिवार को पुलिस पे भरोसा नहीं था। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे और उनका कहना था कि पुलिस निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है, ठीक तरह से जांच नहीं कर रही है।
उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इसको सौंपा। सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन चला उसके तहत आज जो अदालत ने सजा सुनाई है। 9 को पहले ही दोषी करार दिया गया था और आज उनको सजा दिया गया है। और देखिए ये मामला एक तरफ से और ही भी बात है कि सीबीआई को लेकर जब यहाँ के सत्ता पक्ष जो है वो बार बार कहते हैं सीबीआई का जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा नहीं है। हासकाली का केस दिखा रहा है कि सीबीआई ने इसमें अपनी सक्सेस हासिल किए हैं और जो सत्ता पक्ष का जो कहना होता है उसका भी कहीं ना कहीं एक जवाब है। अब मैं आता हूं मूल मामले में, क्यों ये इतना अहम था यहाँ के लिए, स्टेट के पॉलिटिक्स के लिए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक लड़की थी जो उस तृणमूल नेता की लड़की जिसका नाम ब्रज गुआली है, सोहेल ब्रज गुआली, जन्मदिन का पार्टी था, लड़की को लिया गया था और उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उनके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, ऐसा आरोप था। और उसके बाद जब मामला सामने आया तब भी परिवार को धमकाया गया और जब लड़की की मौत हो गई तब जल्द उसका दाह करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, ऐसा आरोप था। और इस मामले को सौरभ, जब आरोपी पूर्व टीएमसी नेता हो और उसका बेटा हो तो ऐसे में एक लंबी कानून लड़ाई यहां पर लड़नी होगी। अब यहां पर जब अदालत का फैसला आया है इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, क्योंकि उस परिवार ने अपनी बेटी को तो खो दिया लेकिन आखिर उसे न्याय मिला। देखिए पहले तो जो परिवार है, जो पिता माता है, वो अदालत को धन्यवाद दे रही है कि उनको मिल रहा है कि ऐसा जस्टिस उनको मिला है। और इस बात को लेके भी बीजेपी जो स्टेट के जो विपक्ष है वो भी ये कह रही कि जब ये घटना घटी थी तब नेशनल वुमेन कमीशन आया था, यहाँ पे रानाघाट पे आए थे और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन तब जाके एकदम शुरू से सत्ता पक्ष तृणमूल इन सारे कदमों का कड़ी आलोचना किए थे। एवं सीएम ममता बनर्जी, उनका तो ये बयान भी आया था कि क्या ये सामूहिक दुष्कर्म है या फिर ये एक लव अफेयर का केस है क्या, ऐसा कमेंट भी उन्होंने पास किया था, तो उसको लेके भी काफी चर्चा हुई थी। आज जब अदालत ने इनको दोषी साब्यस्त किया, कहीं जाके विपक्ष कह रहे थे कि वो जो कह रहे थे कि तब ये एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला है और उनके तृणमूल के जो नेता है वो अपने इन्फ्लुएंस जो है उसके चलते इस मामले को दबाना चाहते थे। लड़की को, परिवार को धमकाया गया था ताकि तुरंत लड़के का दाह संस्कार हो, उसका व्यवस्था किया गया था। और ये सारे मामले को लेकर यहाँ तक लड़की को एक रात पूरी घर में रखा गया था, उनका ब्लीडिंग हो रहा था लड़के का, लेकिन उसको ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया और अगले सुबह उसकी मौत हो गई। ये अप्रैल मंथ का घटना था 2022 का। तो इस पूरे मामले को लेकर जब आज ये बात सामने आई, आप देखिए ब्रज गुआली और उसके 2 दोस्त प्रभाकर पत्तार और रंजीत मल्लिक, तीनों को लाइफ सेंटेंस उम्र कैद का सजा घोषणा हुआ है। उसके पिता समरेंद्र गोवाली जिसके खिलाफ अपनी प्रभाव, जो तृणमूल के भूतपूर्व लीडर थे, वहां के स्थानीय लोकल लीडर थे, उनको 5 साल की सजा दी गई है। और किस आरोप पे? पहले तो एविडेंस जो है, जो तथ्य प्रमाण था वो नष्ट करने के आरोप है। और क्या आरोप है? उनको थ्रेट करने का आरोप है। बिल्कुल सौरभ, तो यहाँ पर सबूत मिटाए गए, धमकाया गया परिवार को और पीड़िता की मृत्यु भी हो गई। और एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से जब इस तरह का बयान आता है कि क्या वाकई में रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है या फिर कोई लव अफेयर था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी और मुश्किल लड़ाई इस पीड़ित परिवार की रही है। लेकिन आखिर सीबीआई ने सबूत जुटाए और यहाँ पर सजा मिली है आरोपियों को, दोषियों को। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल में, जहां पर दुष्कर्म के मामले में यहाँ पर टीएमसी के पूर्व नेता के बेटे को यहाँ पर दोषी करार दिया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, जो मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। भारत निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO और जिला निर्वाचन अधिकारी DEO सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी साझा करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित CEO, DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति या दावा दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। तो यहाँ पर SIR के दूसरे चरण के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि आज से लगभग 10 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू किया गया है, जबकि अन्य 22 लाख मतदाताओं को आज नोटिस जारी किए जाएंगे। अचिन्हित मतदाताओं की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उपमंडल कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूल कॉलेजों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सुनवाई राज्य के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। ऐसे 4000 पर्यवेक्षकों को कल 24 दिसंबर को कोलकाता में 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए अधिकारियों को स्थानीय बंगाली भाषा नहीं आती। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी, लेकिन फिलहाल अभी भी SIR को लेकर बंगाल में विवाद जारी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तकनीक सीखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें जन कल्याण के लिए तकनीक का सकारात्मक उपयोग करना है। We must be always ready to accept the modern scientific changes coming, modern changes coming. That is very much important. We should not be very pessimistic about the modern scientific developments. Anything on the world, on the earth, there will be positiveness, there will be negativeness. It is the human being, we have to select the positiveness of that invention. We should know how to use that in the most positive way for the society, for our family, for our own.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल चेन्नई में मौजूद हैं। केंद्रीय नेताओं का बीजेपी प्रदेश दफ्तर में जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद दोनों ने पार्टी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें चुनावी रणनीति पर विस्तार से बात हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा एआईएडीएमके के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला रहा। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन पर भी बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बाद पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल एआईएडीएमके के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2021 में एनडीए ने तमिलनाडु की 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तमिलनाडु चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी का चक्रवात दितवाह से तबाह श्रीलंका के साथ एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें खुशी हुई। भारत श्रीलंका के साथ सभ्यतागत संबंध, नेबर फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के तहत मजबूती के साथ खड़ा है। इसी के साथ क्षेत्र में पहला रिस्पॉन्डर होने के कारण संकट की घड़ी में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता पहुंचाई और सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली की। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने तबाह श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की मदद की घोषणा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ सबसे तबाह उत्तरी प्रांत के किलिनोची जिले में 120 फुट लंबे डबल लेन बेली ब्रिज का भी उद्घाटन किया। 110 टन के इस पुल को भारत से एयरलिफ्ट किया गया था। Boy of Prime Minister Narendra Modi and carrying a message for President Anura Kumar Dissanayake. And we had a detailed discussion on the damage caused by Cyclone Ditwa. The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. I can assure you that India stands firmly with Sri Lanka more than ever before, and I'm sure that Sri Lanka will once again demonstrate its great resilience in recovering from this adversity. एक अच्छे पड़ोसी के रूप में लगातार एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन मदद कर रहा है। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।